जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो पेपर में कई बार आए हैं और कुछ संभावित प्रश्नों को लिया है जो पेपर में आ सकते हैं। इस वीडियो से आपका केवल बहुविकल्पी प्रश्न ही नहीं कवर होगा, अति लघुत्तरी वो भी कवर हो जाएगा। हम पूरे डिटेल से हर एक ऑप्शन प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? मंगल, अरुण, वरुण, अरुण, बृहस्पति। तो कौन से ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्राकृतिक उपग्रह। एक प्राकृतिक उपग्रह होता है और एक कृत्रिम उपग्रह होता है। हमारे ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पिंड, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह, तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं जिसके 67 उपग्रह हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के हैं। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं और इनका नाम है फिबोस, डिबोस। और वरुण के कितने ग्रह हैं? वरुण के 8 ग्रह हैं और अरुण के 21 ग्रह हैं। ये बातें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो मंगल ग्रह 88 दिन, 225 दिन, 687 दिन, 365 दिन। अगर इसको ऑप्शन से भी करना हो तो पहले सबसे आता है बुध ग्रह, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो इनका चक्कर कैसे होता है? जैसे ये सूर्य हुआ और ये ऐसे चक्कर लगाते हैं तो देखिए हर गोले में दूरी बढ़ती जा रही है, तो जितना दूरी बढ़ेगी तो इनका चक्कर लगाने में समय भी उतना अधिक हो जाएगा। तो पहले बुध ग्रह कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। फिर शुक्र ग्रह 225 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में और मंगल 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है। आपको बता दें कि बृहस्पति ग्रह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है जिसकी वजह से महाकुंभ लगता है। बात क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः एक चक्कर पूर्ण करती है। परितः का मतलब है कि जैसे पृथ्वी एक गोला हुई, ठीक, और इसमें एक डंडी है, इस डंडी को पूरा एक बार रोटेट कर दिया जाए तो ये क्या हुआ? अक्ष के परितः घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो पृथ्वी अपने 12 घंटे, 24 घंटे, 15 घंटे, 48 घंटे, तो 24 घंटे होगा जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है 24 घंटे में। सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लगाता है अपने अक्ष के परितः? तो शुक्र ग्रह है जो सबसे ज़्यादा अपने अक्ष के परितः घूमने में, अक्ष के परितः मतलब ऐसे घूमने में सबसे ज़्यादा समय लगाता है। 243 दिन लगाता है, 243 दिन। रबी की फसल कौन सी है? कपास, मूंगफली, ककड़ी, चना। तो रबी की फसल जो अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल है। और भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। गर्मी के सीजन में जो बोई जाती है जून में, वो कौन सी फसल होती है? जायद होती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, उसे कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। कपास क्या है? खरीफ की फसल है, खरीफ। मूंगफली क्या है? खरीफ की फसल है। ककड़ी क्या है? जायद की फसल है। चना क्या है? रबी की फसल है। अक्सर भारत में 2 ही फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल। ये 2 फसलें काफ़ी फसल चक्र में सम्मिलित की जाती हैं क्योंकि अक्सर भारत में लोग गेहूं की खेती, बाजरे की खेती या धान की खेती अक्सर प्रेफर करते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो खास करके यही 2 खेतियां बहुत बेहतर तरीके से की जाती हैं। आपको रबी, खरीफ, जायद तीनों क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कणों के माप के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की होती है?
तो 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो कणों के माप के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी होती है? बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी जिनमें कणों का आकार बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें वायु और पानी दोनों बड़े तेजी से प्रवेश करते हैं। बलुई के बाद चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में कणों का आकार थोड़ा छोटा होता है। इसमें एक चीज खासियत है, यहाँ पर पानी का अवशोषण बहुत अत्यधिक होता है। यहाँ पर पानी काफी लंबे समय तक बना रहता है चिकनी मिट्टी में। और दोमट मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, जो इसमें पर्याप्त मात्रा में वायु और नमी दोनों मिलती है। इसमें फसल के लिए सबसे बेहतर मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक उर्वरक है यूरिया खाद, हरी खाद, भूरी खाद, कंपोस्ट खाद। आपको भूरी खाद, आपको बता दें भूरी खाद उसे कहते हैं जब गाय के गोबर मलमूत्र को इकट्ठा करके 4-5 महीने तक रख दिया जाता है, उसके बाद जो खाद प्राप्त होती है उसे भूरी खाद कहते हैं। हरी खाद उसे कहते हैं जब बहुत बड़े बड़े मतलब वृक्ष होते हैं, जैसे बाजरा हुआ, धान हुए, तो अक्सर क्या करते हैं, इनके फसलों को तो काट लेते हैं और इनके द्वारा जो डंठल होती है उसको खेत में ही जुताई के जरिए दबा देते हैं और 4-5 महीने बाद यह हरी खाद में बदल जाती है, जिससे खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और कंपोस्ट खाद की बात करें तो घर में जो अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, खाद मिलती है, उन सभी को एक गड्ढे में डालकर 4-5 महीने के लिए रख दिया जाता है, तो हमें कंपोस्ट खाद मिलती है। लेकिन यूरिया एक रासायनिक खाद है जो नाइट्रोजन के सहयोग से बनाई जाती है, और इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आपको हरी खाद भी पता हो गई, भूरी खाद भी, कंपोस्ट खाद भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फसलों की गहाई, गहाई का मतलब है कटाई, फसलों की गहाई की जाती है। तो दराती, दराती का मतलब है हाशिया। थ्रेसर, डिबलर, हो, हो मतलब खड़पतवार काटने के लिए होता है, ऐसे बना रहता है, उसको हो बोलते हैं। डिबलर बीज बोने के लिए बना होता है, डिबलर जिसमें बीज डालकर बीज बोया जाता है, डिबलर बोलते हैं। थ्रेसर जिसके जरिए फसलों की गहाई करते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, थ्रेसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फसल संरक्षण यंत्र, ऐसा कौन सा यंत्र है जो फसल की संरक्षण में सहायता प्रदान करता है? कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का मतलब है जो फार होता है, जो हल होते हैं ट्रैक्टर में लगे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर बोलते हैं। डिबलर, डिबलर, डिबलर बीज बोने के लिए उपयोग होता है। पाटा, लेबलर जिसे बोलते हैं, ट्रैक्टर में लगाकर पीछे से लेबल किया जाता है जमीनों को, लेबलर बोलते हैं। लेकिन फसल संरक्षण नैप सैप स्प्रे द्वारा होता है। चौथा ऑप्शन सही हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कौन से पार्थिव ग्रह हैं? आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रहों को बांटा गया है, एक पार्थिव ग्रह, एक जोबियन ग्रह। जो सूर्य से 4 नजदीक ग्रह हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पार्थिव ग्रह बोला जाता है। और मंगल के बाद जितने भी ग्रह हैं उन्हें जोबियन ग्रह बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो पार्थिव ग्रह है? तो मंगल ग्रह पहले दिख रहा है जो चौथे नंबर पर है। बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये क्या है? पार्थिव ग्रह, जोबियन ग्रह है। ये कौन से ग्रह हैं? जोबियन ग्रह, जोबियन ग्रह, जोबियन ग्रह इन्हें बोला जाता है। बाकी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह, जिनकी सतहें ठोस हैं, ठोस हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। और जिनकी सतहें गैस के रूप में निर्मित हैं उन्हें क्या कहते हैं? जोबियन ग्रह बोलते हैं। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होती है और जब यहाँ पर प्रकाश पड़ता है तो पूरी तरीके से अवशोषित होकर चमकता है, तो शुक्र ग्रह। और बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह सूर्य की चमक में ही खो जाता है। तो केवल भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के हैं, 67 उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह आपको बता दें कि वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाता है? ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति को कहा जाता है, बृहस्पति को। और जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिससे डायनासोर खत्म हुए थे, जिसके जरिए लोनार झील, मुंबई का लोनार झील का निर्माण हुआ है क्षुद्र ग्रह की वजह से। और एक धूमकेतु होता है,
कोई आकाशीय पिंड जब सूर्य की ओर बढ़ता है और सूर्य की ओर बढ़ने की वजह से उसके ऊपर के हिमपात वाष्प के रूप में बदलकर एक पूंछ का निर्माण करते हैं और जलने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु क्लियर हुआ। क्षुद्र ग्रह की ओर तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, किसी भी दिन? उचित नहीं है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। लेकिन एक शर्त है, कब चंद्र ग्रहण लगेगा और कब सूर्य ग्रहण लगेगा? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। और जब सूर्य के बीच में अर्थ आ जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। बात क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है यमकेश पद्धति में? तो कार्य का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। डाइन है बल का मात्रक, बल का मात्रक। और अर्ग किसका मात्रक है? कार्य का ही मात्रक है, लेकिन किसकी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है यमकेश पद्धति में। यमकेश का मतलब होता है, यम के एस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। बढ़ते हैं अगले। 1 जूल बराबर होगा, तो 1 जूल बराबर होगा 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग। न्यूटन बल का मात्रक, डाइन बल का मात्रक। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो ऊर्जा होती है जो प्रकृति रूप में विद्यमान है, हमें हमेशा से मिल रही है, वो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, जो रोज नया बन रही है। पवन, हवा रोज नया चल रहा है। आपने पवन चक्की लगाया तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। अनवीकरणीय ऊर्जा जो खत्म हो जाए, कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम, ये क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा, इन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता। जिनको पुनः नहीं बनाया जा सकता वो क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। जो रोज नया बन रहा है वो क्या है? नवीकरणीय। तो पवन चक्की होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डायनमो ऊर्जा को बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो क्या काम करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य, गति, विस्थापन, ऊर्जा। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। ए ऑप्शन सही हुआ, समर्थ नहीं सामर्थ्य होगा। ए ऑप्शन सामर्थ्य। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रोपेन, मीथेन। तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस, ये ऑप्शन सही रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो हमने बताया था खरीफ फसल नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, जून जुलाई में। और रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर दिसंबर या नवंबर दिसंबर में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर कुकर क्या काम करता है? सोलर कुकर प्रकाशीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है और सोलर जल उष्मक यही करता है। सोलर भट्टी भी यही करता है, लेकिन सोलर सेल प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थिति और गति के कारण किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और गति के कारण जो ऊर्जा उस वस्तु में विद्यमान है वो गतिज ऊर्जा, और उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा विद्यमान है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो जो कंपोस्ट खाद है, हमने बताया था कि अपशिष्ट घरेलू कचड़े, पत्तियों, गोबर को एक गड्ढे में डालकर तोप दिया जाता है। उसके बाद 3-4 महीने बाद हमें क्या मिलती है? कंपोस्ट खाद।
कंपोस्ट खाद मिलती है, एक दो दोनों से। और हरी खाद किसे कहते हैं? जब भूरी खाद उसे कहते हैं जब गोबर को 3-4 महीने तक एक गड्ढे में ढक के रखा जाता है तो भूरापन आ जाता है, तो उसे भूरी खाद कहते हैं। हरी खाद उसे कहते हैं जब किसी भी अनाज को, फसल को काटने के बाद जो उसके डंठल बचती है उसको खेत में ही दबा देते हैं, तो उसका 3 या 4 महीने बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? हरी खाद कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिबलर डिबलर से बुआई नहीं होती है। गेहूं, धान, चने, बाजरा। धान लगाया जाता है, प्रतिरोपण होता है। डिबलर से क्या होता है? बीज को डाला जाता है, तो गेहूं भी डाला जाता है, चना भी, बाजरा भी। लेकिन धान की क्या होती है? रोपाई होती है। किस ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? तो प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि इस ग्रह का कोई फिक्स रास्ता नहीं था। मतलब जैसे पृथ्वी अपने पथ पर चक्कर लगाती है, बुध अपने पथ पर, लेकिन ये जो प्लूटो था इसका पथ निर्धारित नहीं था, इसीलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नों का सिलसिला बस खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।